हेलो फ्रेंड्स, दृष्टि में आपका स्वागत है और मैं हूं आनंद। दोस्तों, इस वीडियो में हम सीयूईटी के अर्थशास्त्र के सिलेबस पर विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, सीयूईटी क्या है कि आप देखें, कॉमन यूनिवर्सिटीज एंट्रांस टेस्ट, जिसको हम सीयूईटी कहते हैं, देश के 45 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में आपके दाखिले के लिए आपको इस परीक्षा को उत्तीर्ण करना होगा। और जो आपका विषय अर्थशास्त्र है, उसमें कौन से प्रश्न पूछे जाएंगे, उनका टॉपिक क्या होगा। दोस्तों, आज हम इसी बात पर चर्चा करने वाले हैं कि अर्थशास्त्र विषय की क्या सिलेबस हैं, किन किन बिंदुओं पर हमें बात करनी है, किन किन चीजों को पढ़ना है। दोस्तों, वो आज इस वीडियो में चर्चा की जाएगी। दोस्तों, इस पेपर में 50 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से कम 40 प्रश्न आपको अनिवार्य रूप से करने होंगे। मतलब 50 में से 40 प्रश्न तो आपको करने ही होंगे और उसके आधार पे आपके दाखिले का जो मार्ग है वो प्रशस्त होगा। दोस्तों, इस सिलेबस को हमने अगर देखा तो हम इस पूरे सिलेबस को 3 भागों में बांट सकते हैं। जो हमारा सिलेबस है सीयूईटी का अर्थशास्त्र का, उसको 3 भागों में बांट कर देखा जा सकता है। दोस्तों, एक है समष्टि अर्थशास्त्र का परिचय, एक है व्यष्टि अर्थशास्त्र का परिचय, दोस्तों तीसरा है भारतीय आर्थिक विकास पर एक विस्तृत चर्चा। दोस्तों, पूरे सिलेबस में 10 इकाइयां हैं, मतलब 10 यूनिट्स हैं, जिनको 3 वर्गों में 3 भागों में बांट के देखा जा सकता है, ताकि हम सिलेबस पर एक अच्छी जानकारी और पकड़ बना सकें। दोस्तों, सभी इकाइयों में आप देखें, हम शुरू करते हैं तो हम शुरू करेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स के इकाई से या माइक्रो इकोनॉमिक्स के भाग से। आप देखें दोस्तों, व्यष्टि अर्थशास्त्र हमारे सिलेबस का पहला भाग है, जिसकी इकाई है इकाई नंबर 1। दोस्तों, इसमें व्यष्टि अर्थशास्त्र के परिचय पर हमें बात करनी है, जैसे कि व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या है। हम अध्ययन करेंगे इस बात का कि माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब क्या है। जब हम अध्ययन संसाधनों का किसी व्यक्ति या किसी फर्म के आधार पर करते हैं, उसके निर्णयों पर करते हैं, उसे दोस्तों हम माइक्रो या व्यष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। दोस्तों, इस प्रकार के अध्ययन में एक समस्या आती है कि उत्पादन कितना हो, उत्पादन किसके द्वारा हो, उत्पादन किसके लिए हो, उत्पादन किन प्रक्रियाओं से हो। दोस्तों, उसे हम कहते हैं इस अर्थशास्त्र की केंद्रीय समस्याएं। हम अपने अध्ययन के दौरान पहली इकाई में इन बातों की बात करेंगे कि व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या है, और साथ ही साथ इस अर्थशास्त्र को लेकर, उत्पादन को लेकर, मांग को लेकर क्या समस्या आती है। दोस्तों, वो हमारी चर्चा का पहला भाग रहेगा। दोस्तों, जो भी हमारा सिलेबस है वो क्लास 11th और 12th की जो एनसीईआरटी है वहां पे आपको आसानी से मिल जाएगा। उदाहरण के लिए यदि आप इस इकाई को देखें तो कक्षा 12वीं के व्यष्टि अर्थशास्त्र की जो पुस्तक है, उस पुस्तक का जो पहला चैप्टर है दोस्तों, वो इसी का परिचय है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या है और उसकी मूलभूत समस्या क्या है, केंद्रीय समस्या क्या है। दोस्तों, इसके बाद बात आती है दूसरी इकाई की, जहां पर हम चर्चा करेंगे उपभोक्ता व्यवहार और मांग की। दोस्तों, इस इकाई में हमारे जो मुख्य बिंदु होंगे वो होंगे उपभोक्ता संतुलन, जिसको हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम भी कहते हैं। दोस्तों, इस पाठ में हम बात करेंगे उपयोगिता दृष्टिकोण के माध्यम से संतुलन के अर्थ को समझने का, उपयोगिता दृष्टिकोण के माध्यम से प्राप्ति को समझने का, 1 और 2 वस्तु के मामलों के आधार पर उपभोक्ता या कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है। दोस्तों, आमतौर पे जब हम कुछ व्यय करते हैं, कुछ खर्च करते हैं, उसमें हम अधिक से अधिक उपयोगिता संतुष्टि की मांग करते हैं। दोस्तों, इसी बात का अध्ययन किया जाएगा कि हम अपने दिए गए भुगतान से अधिक जो संतुष्टि या उपयोगिता प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, यदि एक वस्तु पे हम खर्च करें तो उसकी अवधारणा क्या होगी। अगर हमने 2 वस्तुएं परचेज की, 2 वस्तुओं को हमने लिया, तो उस केस में अवधारणा क्या होगी। उस केस में
जो इक्विलिब्रियम है, संतुलन है, वो कैसे निकाला जाएगा दोस्तों, इन सभी बातों की बात हमारी दूसरी इकाई के पहले टॉपिक में किया जाएगा। दोस्तों इसके बाद देखें आप, इसी इकाई का दूसरा भाग है मांग। दोस्तों मांग की जब हम बात करेंगे तो मांग में हम बाजार की मांग की बात करेंगे, मांग के निर्धारक तत्वों की बात करेंगे कि डिमांड किन किन आधारों से बनता है। किसी व्यक्ति के पास अगर मांग है तो उसका मतलब यह है कि उसको किसी वस्तु के प्रति खरीदने की इच्छा भी है और उसके लिए भुगतान करने की क्षमता भी है। तो इच्छा और क्षमता दोनों के एक गुणांक से दरअसल बाजार में मांग का निर्धारण होता है, जिसकी हम बात इस अध्याय के इस टॉपिक में करेंगे। दोस्तों उसके बाद हम बात करेंगे मांग अनुसूची की, जिसको हम कहते हैं डिमांड स्केड्यूल, कि कैसे कीमतों के परिवर्तन से मांग में परिवर्तन आता है। उसके हम कुछ मापन करेंगे, कुछ निर्धारण करेंगे कि कैसे कीमतों के बदलने से, किसी वस्तु की कीमत के बदलने से मांग में कैसा परिवर्तन आता है। दोस्तों उसका अध्ययन मांग अनुसूची में किया जाएगा। दोस्तों इसके बाद देखें आप, हम जो मांग वक्र है जिसको हम डिमांड कर्व कहते हैं उसकी बात करेंगे, या मांग वक्र की दिशा में जो गति है, जो शिफ्ट है, उसकी बात करते हुए हम दरअसल मांग की कीमत लोच पर डिस्कस करेंगे, जिसको हम कहते हैं दोस्तों डिमांड की प्राइस इलास्टिसिटी। दोस्तों इलास्टिसिटी की हम बात विस्तार से करेंगे, किस प्रकार से कीमतों के बढ़ने से या मांग के बढ़ने से कीमतों पर, कीमत के बढ़ने से मांग पर जो उसका इंपैक्ट पड़ता है दोस्तों, वो हमारी चर्चा का विषय होगा। यहाँ पर जहां पर लिखा है मांग की कीमत लोच, क्योंकि हम जानते हैं दोस्तों कि कीमत के परिवर्तन से मांग में परिवर्तन आता है, तो उनकी बात करते समय जो उसके कुछ मापन है कि कैसे मांग की कीमत माप को मापा जाए, जिसके लिए हमारे पास 3 अलग अलग तरीके हैं जिसकी हम बात करने वाले हैं। जैसे कि हम प्रतिशत के मापन से, कुल व्यय के तरीके से, या ज्योमेट्रिक मेथड यानी कि ज्यामिति विधियां जिसको हम बिंदु विधि भी कहते हैं, पॉइंट मेथड भी कहते हैं, इन तीनों विधियों से मांग की कीमत लोच को समझने का प्रयास दोस्तों करेंगे कि कैसे जो कीमत है उसके परिवर्तन से, उसमें चेंज होने से मांग में परिवर्तन आता है, क्या परसेंटेज परिवर्तन है। दोस्तों इन सब का मापन हम 3 विधियों से करेंगे, जो 3 विधियां आपके सामने सिलेबस में इंकित की गई हैं। दोस्तों ये पार्ट रहेगा हमारे सिलेबस की दूसरी इकाई, जिसका आप देख सकते हैं मूल भाग है व्यष्टि अर्थशास्त्र, जिसको हम माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। दोस्तों यहां तक तो हमने जो बात की है, हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात की। यह हमारा भाग 1 है सिलेबस का, जिसके अंदर 2 इकाइयां हैं, इकाई 1 और दूसरी यह है इकाई 2। दोस्तों इसको पढ़ने के बाद हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे समष्टि अर्थशास्त्र की, जिसको हम दोस्तों मैक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। जैसा हमने देखा था शुरू में कि हमारा जो सिलेबस है वो 3 भागों में बटा है, माइक्रो में, मैक्रो में और भारत का जो आर्थिक विकास है उसमें। तो हमने अभी के पहले भाग की चर्चा कर ली है कि हमारे सिलेबस में जो पहला भाग है, माइक्रो का भाग है, उसमें कौन कौन सी बातें आएंगी। अब दोस्तों हम प्रवेश करते हैं हमारे सिलेबस के मैक्रो भाग में। आइए देखते हैं। दोस्तों मैक्रो का मतलब है पूरे देश या राज्य के स्तर पर संसाधनों का, मांग का, वितरण का, उत्पादन आदि का अध्ययन करना। और जब हम किसी राष्ट्र के स्तर पे उत्पादन का अध्ययन दोस्तों करते हैं, उसको हम एक प्रकार से जीडीपी या उससे राष्ट्रीय आय का आकलन करते हैं। और इसीलिए इस भाग की तीसरी इकाई में हम बात करेंगे राष्ट्रीय आय और संबंधित जो एग्रीगेट्स हैं, समुच्चय हैं। जैसे दोस्तों हम पहले बात करेंगे समष्टि अर्थशास्त्र की, जिसको हम कहते हैं, खुद में हम बात करेंगे इसकी परिभाषा की कि समष्टि अर्थशास्त्र क्या है। दोस्तों इसके बाद देखिए होता क्या है। दरअसल अगर हमने कोई देश लिया, हमने अर्थव्यवस्था ली, इस अर्थव्यवस्था में होता क्या है, एक उत्पादक वर्ग है, एक फैक्ट्री है, और साथ साथ दोस्तों क्या है, एक समाज है। इस समाज से पूंजी फैक्ट्री के पास जाती है, इस समाज से श्रम इस फैक्ट्री के पास जाता है, और बदले में ये फैक्ट्री इस समाज को ब्याज या लाभांश का भुगतान करती है, श्रम के बदले मजदूरी का भुगतान दोस्तों करती है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों ये क्या एक प्रकार का चक्रीय प्रवाह है। तो हम यहां पर इस अध्याय के इस इकाई में आय के चक्रीय प्रवाह की बात करेंगे,
और साथ ही साथ इसमें जीडीपी हो, जीएनपी हो, एनएनपी हो या राष्ट्रीय आय हो, इनकी बात की जाएगी। जैसे सकल घरेलू उत्पाद क्या है, जीडीपी क्या है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद क्या है, जीएनपी क्या है, या शुद्ध या कह सकते हैं आप निवल नेट नेशनल प्रोडक्ट क्या है, इसकी बात करते हुए हम राष्ट्रीय आय के मापन पे जाएंगे। दोस्तों यहां पर इस आय के चक्रीय प्रवाह से जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, एनआई या एनडीपी आदि अवधारणाओं की बात हम करेंगे और इसको हम डिस्कस करेंगे बाजार मूल्य और साधन लागत दोनों पर। इसको कहते हैं मार्केट प्राइस, इसे कहते हैं फैक्टर कॉस्ट। तो जीडीपी को फैक्टर कॉस्ट, जीडीपी को मार्केट प्राइस, दोनों में क्या अंतर है, कैसे निकाला जाता है, इनकी बात यहां पर दोस्तों की जाएगी। तो इसके बाद बात आती है राष्ट्रीय आय के माप की। दोस्तों राष्ट्रीय आय के माप की हमने बात यहां भी की है कि हम राष्ट्रीय आय के मापन की बात करेंगे और उसमें आप देखिए राष्ट्रीय आय के मापन की 3 विधियां हैं। जैसे एक उत्पाद विधि है, एक व्यय विधि है और दोस्तों आप देखें अगर मान लीजिए यहां से उत्पाद हुआ, उत्पाद के बदले यहां पर धन दिया गया, तो इस समुदाय के पास आय भी तो आएगी। तो आप देख सकते हैं आय विधि से भी हम राष्ट्रीय आय का मापन कर सकते हैं, क्योंकि जो आय होगी वही इस समुदाय से व्यय किया जाएगा और इस फैक्ट्री में उत्पादन होगा। तो जब हम चक्रीय प्रवाह का अध्ययन करेंगे उस समय दोस्तों क्या होगा, हम उत्पाद विधि हो, आय विधि हो या फिर व्यय विधि हो, इन तीनों विधियों से अपना अध्ययन करेंगे। यहां पर जो आप देख पा रहे हैं ये उत्पाद विधि के रूप में भी हम जान सकते हैं, जिसको हम मूल्यवर्धित विधि कहते हैं। तो उत्पाद विधि, आय विधि और व्यय विधि, इन तीनों विधियों के माध्यम से राष्ट्रीय आय का मापन होगा। इस इकाई में आय का चक्रीय प्रवाह की बात करेंगे, बाजार मूल्य और साधन लागत पर, और साथ ही साथ समष्टि अर्थशास्त्र की जो परिभाषा है, उसकी जो मायने हैं, उसको हम समझेंगे। दोस्तों इसके बाद हमारे पास जो चौथी इकाई है हमारे मैक्रो इकोनॉमिक्स में दोस्तों, वो है आय और रोजगार का निर्धारण। दोस्तों इस इकाई में हम दरअसल बात करने वाले हैं समग्र मांग की। हमने इससे पहले माइक्रो इकोनॉमिक्स का सिलेबस देखा, हमने देखा वहां पर एक परिवार, एक व्यक्ति की मांग की हम बात करते, लेकिन जब आप पूरे देश में सभी घटकों की मांग को जोड़ देते हैं, उससे बनता है एग्रीगेट मांग, उससे बनता है समग्र मांग। तो यहां पर चूंकि हमारा डिस्कशन मैक्रो इकोनॉमिक्स पे है, हमारा डिस्कशन एक समष्टि अर्थशास्त्र पे है, इसीलिए यहां पर अध्ययन किसका होगा, अध्ययन होगा दोस्तों समग्र मांग का, समग्र आपूर्ति का, और उसके जो अन्य घटक हैं उसकी हम बात दोस्तों करेंगे। दोस्तों इसके बाद होता क्या है, जो आय आती है उसमें से या उससे उपभोग करने की प्रवृत्ति से आप क्या समझते हैं, बचत करने की प्रवृत्ति क्या होती है, या उसका एवरेज और मार्जिनल कंसेप्ट क्या है, उसकी बात दोस्तों यहां पर की जाएगी। क्योंकि जब आय आती है तो उससे या तो आप बचत करेंगे या फिर उससे व्यय करेंगे। तो व्यय करने की प्रवृत्तियां हो या बचत करने की प्रवृत्ति हो, उसके अलग अलग तकनीकों की बात दोस्तों यहां पर की जाएगी। दोस्तों इसके बाद देखें आप, हम बात करेंगे बेरोजगारी में, विशेष रूप से अनैच्छिक बेरोजगारी की। व्यक्ति प्रचलित मजदूरी पर काम करने को तैयार है किंतु उसे कार्य नहीं मिलता, तो वो है अनैच्छिक बेरोजगारी, जिसकी बात हम विस्तार से करेंगे। इसके अलावा हम दोस्तों बात करेंगे कि पूर्ण रोजगार का अर्थ क्या है, और पूर्ण रोजगार पर जो जीडीपी आएगी दोस्तों उसको पोटेंशियल जीडीपी भी कहते हैं, जिसकी हम बात इसमें करने वाले हैं। दोस्तों आय और रोजगार का निर्धारण 2 सेक्टर मॉडल के आधार पर, कि अगर अर्थव्यवस्था में 2 सेक्टर हैं, एक उत्पादक है, एक समाज है, तो एक उत्पादक से धन गया समाज के पास, मजदूरों के पास, उन्होंने उससे व्यय किया, उन्होंने उससे बचत की, इन सब का अध्ययन दोस्तों हम करने वाले हैं। उससे आय और रोजगार का निर्धारण किया जाएगा। तो इस भाग में हम आय और रोजगार के निर्धारण की बात करेंगे। दोस्तों इसके बाद बात आएगी निवेश गुणक की। दोस्तों आप देखिए निवेश गुणक की बात हम बहुत विस्तार से करेंगे, लेकिन अभी के लिए इसको हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। जब समाज में, अर्थव्यवस्था में सरकार निवेश करती है दोस्तों, जितना निवेश किया गया वो कई गुना होकर, मल्टीप्लाई होकर हमारे जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है दोस्तों। उस नंबर को हम कहते हैं
निवेश गुणक या इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, क्योंकि हमने जो पैसा लगाया दोस्तों वो बहुत प्रकार से अर्थव्यवस्था में मल्टीप्लाई होता है। हमने निवेश किया इंफ्रास्ट्रक्चर में, तो वो जितना निवेश किया वो अलग अलग प्रकार की गतिविधियों को बढ़ाकर हमारी अर्थव्यवस्था में उत्पादन को बढ़ाता है। दोस्तों इसकी हम बात यहाँ पे करने वाले हैं, जिसको हम निवेश गुणक कहते हैं। इसकी अवधारणा को देखेंगे और इसकी कार्यप्रणाली को समझेंगे। दोस्तों इसके बाद हम बात करेंगे मांग की अधिकता। अगर मांग ज्यादा हो या कमी हो तो उसकी समस्या क्या होती है, और साथ ही साथ दोस्तों इसको ठीक करने के क्या उपाय हैं। ऋण की उपलब्धता, देखिए जैसे मान लीजिए अर्थव्यवस्था में मांग नहीं हो पा रहा, लोग मांग नहीं कर रहे, तो सरकार के द्वारा धन जो ऋण है उसकी उपलब्धता बढ़ाई जाती है ताकि लोगों को सस्ता ऋण मिले। ऋण से मांग बढ़ती है और मांग से दोस्तों उत्पादन बढ़ता है। तो इन बातों की बात इसमें हम करने वाले हैं कि मांग की अधिकता हो तो क्या समस्या है, क्योंकि उससे महंगाई बढ़ती है। मांग की कमी हो तो उससे क्या समस्या है, क्योंकि उससे दोस्तों अर्थव्यवस्था में मंदी के आसार भी नजर आने शुरू हो जाते हैं। तो मांग की अधिकता, मांग की कमी या उससे निपटने के जो उपाय हैं उन सब की बात दोस्तों यहाँ पर हम करेंगे। तो ये हमारी इकाई नंबर 4 है, जो माइक्रो इकोनॉमी का एक भाग है, जिसमें हम विस्तार से आय और रोजगार का निर्धारण करने वाले हैं। दोस्तों इकाई 5वीं की पे आते हैं, जहां पे मुद्रा और बैंकिंग की बात हम करने वाले हैं। दोस्तों देखिए इसमें है क्या, मुद्रा और बैंकिंग। दोस्तों एक इंटरेस्टिंग पार्ट रहेगा डिस्कशन का, जिसमें हम मुद्रा के अर्थ, मुद्रा के विकास आदि की बात करेंगे। बहुत प्रकार की मुद्रा है, मुद्रा के अलग अलग नाम है। संकीर्ण मुद्रा है, विस्तृत मुद्रा है, हॉट मनी है, या अन्य क्रिप्टो मुद्रा भी आजकल प्रचलन में है। तो यहाँ पे कंसेप्चुअल के साथ साथ जो वर्तमान परिदृश्य है उसकी बात भी करेंगे। तो मुद्रा क्या है, मुद्रा के अर्थ की बात करेंगे, मुद्रा का विकास कैसे हुआ और मुद्रा क्या करती है। दोस्तों इसमें हम दरअसल M0, M1, M2, M3, M4 जैसे मुद्रा के कंसेप्ट को भी देखेंगे। दोस्तों इसके बाद हम बात करेंगे केंद्रीय बैंक, अर्थ और कार्य। देखिए भारत में RBI हमारा केंद्रीय बैंक है, तो यहाँ पर RBI की भूमिका क्या है, RBI क्या करती है, उसके क्या घटक हैं, कौन सी नीतियां वो लेती हैं, क्यों लेती हैं, फॉरेक्स आदि का प्रबंधन हो, विदेशी विनिमय का प्रबंधन हो, तो जो भी कार्य RBI के हैं, नोट के मुद्रण से लेकर उसके वितरण तक, इन सब की बात यहाँ पे की जाएगी। तो यहाँ पे RBI के डिस्कशन के बाद हम आएंगे हमारे व्यापारिक या वाणिज्यिक बैंक, जिसको हम कमर्शियल बैंक भी कहते हैं। दोस्तों यहाँ पर कमर्शियल बैंक जो है उसके अर्थ की बात करेंगे कि वो होता क्या है, कमर्शियल बैंक क्या है, या हम ये भी देखेंगे कि सहकारी बैंकों से ये क्या कैसे अंतर है और साथ ही साथ इसके कार्य क्या हैं। इसी डिस्कशन में बैंकों को लेकर जो NPA आदि की समस्या है उसकी बात भी की जाएगी, ताकि एक ब्रॉड पिक्चर आपको क्लियर हो जाए। दोस्तों इस प्रकार से इस इकाई में हम मुद्रा, बैंकिंग, RBI के संदर्भ में सभी विषयों पर हम डिस्कशन विस्तार से करेंगे, जो हमारी इकाई नंबर 5वीं है, मुद्रा और बैंकिंग। दोस्तों इसके बाद आती है 6ठी इकाई, जिसमें बजट और अर्थव्यवस्था की बात की जाएगी। दोस्तों ये भी हमारा एक समष्टि अर्थशास्त्र का भाग है, क्योंकि ये पूरे राज्य या राष्ट्र के बजट की बात दोस्तों करता है। दोस्तों यहाँ पे सरकारी बजट की बात हम करेंगे कि बजट क्या है और उसके घटक क्या हैं, जैसे प्राप्तियां क्या हैं, राजस्व प्राप्तियां क्या हैं, व्यय क्या है, राजस्व और पूंजीगत व्यय क्या है, या घाटे आदि क्या है। तो जितना भी घटक, जो भी घटक इस बजट में होगा उनकी बात यहाँ पर की जाएगी कि बजट जब बनता है तो किस प्रकार से प्राप्तियों और व्यय को अलग अलग रखा जाता है और किस प्रकार से घाटों का आकलन किया जाता है, जिसको हम डेफिसिट्स कहते हैं। दोस्तों यहाँ पर हम सरकारी बजट, उसके अर्थ, उसके अव्यय की बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे कि सरकारी बजट के उद्देश्य क्या हैं, किन उद्देश्यों से बजट बनता है, सामाजिक विकास, आर्थिक विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और अन्य बहुत सारे ऐसे पहलू हैं जिनके उद्देश्य से, जिनकी पूर्ति के लिए बजट का निर्माण किया जाता है। दोस्तों इसके बाद बात आती है प्राप्तियों का वर्गीकरण। जैसा मैंने कहा कि सरकारी बजट के जो अव्यय हैं हम उसमें इसकी बात करेंगे कि जो प्राप्तियां बजट में लिखी जाती हैं वो 2 प्रकार की होती हैं, या अगर हम प्राप्तियों की बात करें तो रेवेन्यू और कैपिटल, राजस्व और पूंजीगत। इसी प्रकार से जो व्यय हैं, एक्सपेंडिचर्स हैं, उनका वर्गीकरण भी होता है राजस्व और पूंजीगत में।
इसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे योजनागत, गैर योजनागत, विकासात्मक और गैर विकासात्मक परियोजनाओं की, कि जो परियोजनाएं होती हैं उनको विकासात्मक, गैर विकासात्मक या फिर योजनागत अथवा गैर योजनागत में विभाजित किया जाता है। दोस्तों इसके बाद बात आएगी हमारे संतुलित बजट की, जिसको हम कहते हैं बैलेंस्ड बजट। दोस्तों बजट में ऐसा हो सकता है कि हमारे खर्चे ज्यादा हों और हमारी आमदनी, हमारी प्राप्ति कम हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि हमारी आमदनी ज्यादा हो या हमारे खर्च कम हो। तो मान लीजिए सरकार ऐसा बजट बनाती है जिसमें सरकार का व्यय तो कम है और प्राप्तियां ज्यादा हैं। इसका मतलब यह हुआ कि बजट अधिशेष का है, सरप्लस का है। किंतु यदि खर्च ज्यादा हो और प्राप्ति कम हो तो वैसा बजट कहलाता है घाटे का बजट, जो भारत के बजट का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। दोस्तों यहां पर हम बात करने वाले हैं कि घाटे के बजट का मतलब क्या है, अधिशेष के बजट का मतलब क्या है, या संतुलित बजट का मतलब क्या है, इनके अर्थ क्या हैं और इनके निहितार्थ क्या हैं, इनके इम्प्लीकेशंस क्या हैं। दोस्तों बजट का अध्ययन कभी भी घाटों के अध्ययन के बिना पूरा नहीं हो सकता, क्योंकि बजट में आमतौर पे अगर हम भारत की बात करें तो बहुत प्रकार के खर्च होते हैं, हमारी प्राप्तियां इतनी नहीं हो पाती, जिस कारण से घाटे लगते हैं। और घाटे वैसे 4 प्रकार के हैं, हम इसमें 3 प्रकार के घाटों की बात करेंगे, राजकोषीय घाटा, राजस्व घाटा और प्राथमिक घाटा। दोस्तों इन घाटों की बात करेंगे और देखेंगे कि इसका मतलब क्या है, इसके निहितार्थ क्या हैं, और सबसे बड़ी बात, इन घाटों को दूर करने के उपाय क्या क्या होते हैं। दोस्तों इससे, इस भाग की चर्चा से आप देखेंगे आपको बजट और अर्थव्यवस्था के संदर्भ में जो बजटीय प्रणाली है उस पर पूरी क्लैरिटी आ जाएगी कि बजट कैसे बनता है, बजट क्या है, बजट के क्या घटक हैं, घाटे क्या हैं और किस प्रकार से पूरा वित्तीय प्रबंधन किया जाता है। दोस्तों ये थी इकाई नंबर 6। दोस्तों इसके बाद आता है हमारी बात 7वीं इकाई, जिसका नाम है भुगतान संतुलन। इसको कहते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। एक देश का विदेशों के साथ जो भी वित्तीय लेन देन है, आर्थिक लेन देन है, उसके रिकॉर्ड को हम बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं। दोस्तों इस चैप्टर में हम बात करेंगे कि जो हमारा एक्सचेंज रेट है, एक्सचेंज रेट में भी क्या है, एक स्थिर है और एक बाजार आधारित है। तो हम बात करने वाले हैं कि विदेशी विनिमय दर का मतलब क्या है, उसके प्रकार क्या हैं, उसके लाभ, उसकी समस्या क्या है और किस प्रकार से किसी एक मुद्रा की मांग या आपूर्ति के आधार पर उस देश के जो मुद्रा है उसका मूल्य बढ़ता घटता है और उससे हमारे आयात, हमारे निर्यात या हमारे अन्य व्यापार पर क्या प्रभाव पड़ता है। दोस्तों इस प्रकार से इस बिंदु में जो एक्सचेंज रेट हमारा है उसको लेकर हम सारी बातें करेंगे। दोस्तों बैलेंस ऑफ पेमेंट जो होता है ये खुद में एक खाता है सभी प्रकार के लेन देन का। इस खाते का एक भाग है जिसका नाम है, आप देखिए, भुगतान संतुलन खाता। तो भुगतान संतुलन खुद में एक खाता है, जैसा मैंने देखा बताया आपको यहां पर। इस खाते का एक भाग है चालू खाता, इसका एक भाग है पूंजी खाता। दोस्तों यहां पे हम किसकी बात करने वाले हैं, यहां बात करने वाले हैं भुगतान संतुलन खाते का। इसका मतलब हम बात करने वाले हैं कि चालू खाता क्या होता है और पूंजी खाता क्या होता है। इसका मतलब यह हुआ कि हम इसके अर्थ और इसके जो घटक हैं, देखिए भुगतान संतुलन खाते का घटक क्या हो गया, चालू खाता और पूंजी खाता। तो इस बिंदु में हम बात करने वाले हैं कि बीओपी क्या है, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, उसके अर्थ क्या हैं, उसके अलग अलग घाटे क्या हैं या खाते क्या हैं, उनकी दोस्तों हम बात करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों, हाल ही में विनिमय दर के जो मुद्दे हैं उसका विश्लेषण, जैसे रूस यूक्रेन के युद्ध के बाद डॉलर और रुपए की तुलना में क्या प्रभाव पड़ा और उससे भारतीय अर्थव्यवस्था, तेल के आयात या हमारे निर्यातों पर क्या असर पड़ा होगा, उसकी बात इस बिंदु में की जाएगी। दोस्तों इसीलिए इस इकाई में आप देखें हम करंट अफेयर्स को भी शामिल करेंगे कि हालिया विनिमय दर के ऊपर क्या विश्लेषण है, भुगतान संतुलन खाता क्या है, उसके घटक क्या हैं और विदेशी विनिमय दर के अर्थ क्या हैं, उसके घटक क्या हैं, सारी बातें इसमें की जाएंगी। दोस्तों ये हो गया हमारा इकाई नंबर 7वां। दोस्तों यहां तक आते आते आप देखें हमने 2 भाग पे चर्चा कर ली है। जैसा हमने शुरू में देखा कि हमारे दोस्तों सिलेबस में 3 भाग हैं।
हमने 7 इकाइयां कर ली हैं। हमारी जो पहली इकाइयां हैं, पहली और दूसरी, वो व्यष्टि अर्थशास्त्र पर केंद्रित थी। तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी और सातवीं इकाई दोस्तों हमने जो भी कवर किया सिलेबस का, वो मैक्रो इकोनॉमिक्स के ऊपर केंद्रित था। अब दोस्तों जो बच गया है वो हमारे इस भारतीय आर्थिक विकास के ऊपर केंद्रित इकाइयां रहेंगी, जो तीसरे भाग की हम सिलेबस में बात करने वाले हैं। दोस्तों आप देखें, हमारा जो तीसरा भाग है, इकाई नंबर 8वां दोस्तों, उसमें भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास पे चर्चा हम करने वाले हैं। दोस्तों शीर्षक हमारा क्या है? विकास का अनुभव। 1947 से 1990 तक हमने किस प्रकार से ग्रोथ एक्सपीरियंस किया और 1991 से हमारी अर्थव्यवस्था में क्या सुधार आया, हम उसकी बात इसमें करने वाले हैं। दोस्तों ये बताएगा कि भारतीय अर्थव्यवस्था का जो सुधार है उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा। दोस्तों ये देखते हैं इसमें क्या पढ़ने वाले हैं। दोस्तों इसमें पहला बिंदु हमारा होगा स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति। दोस्तों जिस दिन हमें इंडिपेंडेंस मिली उससे एक दिन पहले की जो शाम होगी, उस समय भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति क्या होगी और 1990 में क्या रही होगी और आज क्या रही होगी, इनका एक तुलनात्मक विश्लेषण इसमें हम करने वाले हैं। उसके बाद दोस्तों भारतीय आर्थिक प्रणाली, पंचवर्षीय योजनाएं और इसके लक्ष्य। दोस्तों हमने 1950 में योजना आयोग का गठन किया। 1951 से देश में पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण, उसका क्रियान्वयन शुरू किया और इसीलिए हम 2017 तक हमने 12वीं पंचवर्षीय योजना के माध्यम से भारत की आर्थिक प्रगति को एक दिशा दी। और इसीलिए इस बिंदु में हम बात करने वाले हैं कि आजादी की पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था की क्या स्थिति थी और किस प्रकार से हमने पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से, हमारे इकोनॉमिक सिस्टम के माध्यम से कैसे समाजवादी विचारधारा को हमने अपनाते हुए और उसके बाद उसको मिक्स्ड इकोनॉमी की ओर ले जाते हुए किस प्रकार से हमने अपनी अर्थव्यवस्था की प्रगति को दिशा दी। दोस्तों इसके बाद हम बात करेंगे हमारी अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं, मेन फीचर्स क्या हैं, कृषि है, उद्योग है या सेवा है, सेवा का योगदान कितना है। इसके बाद दोस्तों बात करेंगे कि कृषि की नीतियां और समस्याएं क्या हैं, कि एग्रीकल्चर की जो नीतियां हैं वो क्या हैं, उनकी समस्या क्या है। दोस्तों प्रमुख मुद्दा ये रहेगा। इसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे उद्योगों की। दोस्तों हमने 1948 से ही औद्योगिक नीति प्रस्ताव को शुरू किया, हालांकि दूसरी नीति हमने 1956 में अपनाई। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि 1956 की इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन का मतलब क्या था और आप देखिए स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, जो लघु उद्योग होते हैं, वो क्या हैं, उनकी भूमिका क्या है, उनका महत्व क्या है। और दोस्तों विदेशी व्यापार की इसमें हम बात करने वाले हैं। इस प्रकार से देश का, भारत का निर्यात कहाँ होता है, आयात कहाँ से होता है, हमारा घाटा कितना है, छोटे उद्योगों की भूमिका कितनी है और हमारे जो IPR हैं इसका अध्ययन करते हुए हम 2014 में अपनाए गए मेक इन इंडिया तक चर्चा को बढ़ाएंगे और इन सभी बातों पे चर्चा दोस्तों हम करने वाले हैं। दोस्तों ये हमारी 8वीं इकाई है जो तीसरे भाग में आती है, जहां पर हम भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास का अध्ययन कर रहे हैं। दोस्तों इसके बाद हम बात करेंगे 9वीं इकाई की, जिसमें भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष वर्तमान चुनौतियों की बात की जाएगी। दोस्तों इसमें बेसिकली आप देखें, पूरी अर्थव्यवस्था में कोई आपसे पूछेगा कि क्या समस्या है, तो निर्धनता है, बेरोजगारी है या अन्य समस्या है, उसकी हम बात करेंगे और इसमें करंट अफेयर्स के जो समावेश हैं उनको किया जाएगा। जैसे आप देखें निर्धनता की हम बात करेंगे कि निर्धनता सापेक्ष का मतलब क्या है, निरपेक्ष गरीबी क्या होती है, गिनी गुणांक क्या होता है और निर्धनता के उन्मूलन के लिए प्रमुख कार्यक्रम कौन कौन से चलाए गए हैं। तो यहां पर दोस्तों हम बात करेंगे कि गरीबी के उन्मूलन के लिए प्रमुख कार्यक्रम कौन कौन से हैं। दोस्तों इसके बाद मानव पूंजी, भारत की पॉपुलेशन भारत के लिए पूंजी का काम कर सकती है और इसीलिए मानव पूंजी के निर्माण पे चर्चा की जाएगी। और यहां पर देखेंगे कि लोग संसाधन कैसे बनते हैं, शिक्षित करने से, रोजगार देने से, और एक बार संसाधन बन जाते हैं तो कैसे वो आर्थिक विकास में
वो पूंजी बनकर योगदान देते हैं। दोस्तों तीसरा बिंदु रहेगा ग्रामीण विकास का, जिसमें हम देखेंगे कि ग्रामीण विकास के प्रमुख मुद्दे क्या हैं, ग्रामीण साख क्या है, कृषि वस्तुओं का विपणन मार्केटिंग क्या है, सहकारी समितियों की भूमिका क्या है, और दोस्तों कृषि का विविधीकरण क्या होता है। अगर हम एग्रीकल्चर का डाइवर्सिफिकेशन करेंगे, पशुपालन भी है, अनाज भी है, अन्य फसलें भी हैं, उससे किसानों की आय को दोगुना करने में सहायता मिलेगी और जोखिम कम से कम रहेगा। इसके बाद बात होगी रोजगार की, विशेष रूप से औपचारिक और अनौपचारिक क्षेत्र में जो श्रम बल की भागीदारी है वो कितनी है, उसमें कितनी वृद्धि है, क्या परिवर्तन है, क्या समस्याएं हैं और सरकार ने क्या नीतियां अपनाई हैं। इसके बाद हम बात करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर की, जिसमें हम बात दोस्तों करेंगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या है, इसके प्रकार क्या हैं। एक भौतिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, एक सामाजिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, और उसमें भी हम देखेंगे कि अलग अलग जो केस स्टडीज हैं, किन किन क्षेत्रों में क्या उपाय किया गया, स्वास्थ्य है, समस्या है। दोस्तों जो हमारे सामाजिक संरचनाएं होती हैं उसका मतलब है सामाजिक क्षेत्रों के उन्मूलन के लिए, उनके विकास के लिए अवसंरचना, जैसे स्कूल है, अस्पताल है, वो सब किस में आएगा, वो आएगा हमारे सामाजिक संरचना में। इसीलिए यहाँ पे बात किसकी हो रही है, स्वास्थ्य की बात हो रही है। स्वास्थ्य समस्याएं, नीतियां, इनका एक समीक्षात्मक विश्लेषण यहाँ पर किया जाएगा। दोस्तों इसके बाद हम बात करेंगे धारणीय मतलब सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जिसका मतलब यह है एक ऐसा आर्थिक विकास जो वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरी करेगा और भविष्य की पीढ़ी के लिए भी संसाधन को बनाए रखेगा। दोस्तों यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कि धारणीय आर्थिक विकास का मतलब क्या है और किस प्रकार से हमारे संसाधनों पर, हमारे पर्यावरण पर आर्थिक विकास का प्रभाव पड़ा है, और वैश्विक जो हमारी ग्लोबल वार्मिंग है उनका कंसेप्ट क्या है और किस प्रकार से ग्लोबल वार्मिंग हमारी आर्थिक प्रगति के मार्ग में एक चुनौती पैदा करता है। दोस्तों ये थी हमारी इकाई नंबर 9वीं। दोस्तों इसके बाद हमारी जो आखिरी इकाई है वो है भारत के विकास का अनुभव। दोस्तों यहाँ पे देखें आप, बेसिकली हम बात करने वाले हैं, देखिए हमने अभी तक की चर्चा में तो भारत के कंटेक्स्ट में आजादी के बाद की हमारी जो परिस्थितियां उसकी हमने बात कर ली कि हम करने वाले हैं। भारत में गरीबी, बेरोजगारी, मानव पूंजी की हमने बात कर ली। दोस्तों इस अंतिम अध्याय में बात होने वाली है कि पड़ोसी देशों के साथ हमारी तुलना, जैसे श्रीलंका है या बांग्लादेश है, तो बांग्लादेश में प्रति व्यक्ति आय भारत से ज्यादा पाई गई है पिछले 1-2 वर्षों में। तो ये जानने वाली बात होगी कि बांग्लादेश की आर्थिक मॉडल ऐसा क्या है कि उसने हमारी प्रति व्यक्ति आय से अधिक अपनी प्रति व्यक्ति आय को कर लिया है। यह भी बात जानने वाली होगी कि भूटान में जो सकल खुशहाली सूचकांक है उसका कंसेप्ट क्या है। हम ये भी देखेंगे कि श्रीलंका में आर्थिक जो संकट है उसके पीछे कारण क्या है, या पाकिस्तान में समस्या का कारण क्या है। दोस्तों यहाँ पर हम बात करने वाले हैं, पड़ोसियों के साथ हमारी तुलना करेंगे। भारत और पाकिस्तान की बात आर्थिक कंटेक्स्ट में होगी। भारत और चीन, दोस्तों भारत चीन की आर्थिक स्टडी इंपॉर्टेंट है। चीन एक बड़ी अर्थव्यवस्था है, हमारे निर्यात होते हैं, आयात होते हैं, निवेश आदि होता है। तो चीन के साथ हमारा विकास का अनुभव, और साथ ही साथ कि चीन ने ऐसा क्या किया 1948 के बाद कि चीन आज एक बड़ी अर्थव्यवस्था है। भारत की तुलना में काफी बड़ी अर्थव्यवस्था दोस्तों चीन है। और दोस्तों अंत में हम बात करेंगे आर्थिक समृद्धि की, इकोनॉमिक ग्रोथ की, जनसंख्या की, क्षेत्रीय विकास की और अन्य दोस्तों मानव विकास सूचकांक, जिसको हम HDI कहते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कहते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों जो भी सूचकांक हैं निर्धनता के, मानव विकास के, उसकी हम बात दोस्तों करेंगे, जिसके बाद हमारी दोस्तों ये इकाई संपूर्ण हो जाएगी, इकाई नंबर 10वीं। दोस्तों ये था हमारा CUET का सिलेबस अर्थशास्त्र विषय में, जहां पर 3 भाग हैं, वैश्विक अर्थशास्त्र, समष्टि अर्थशास्त्र और भारतीय आर्थिक विकास का एक परिचय, जिसको अलग अलग इकाइयों में बांटकर दोस्तों हम क्रमबद्ध रूप से डिस्कस करेंगे। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में और हम इस प्रकार से इन्हीं चरणों में अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। तो आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में। धन्यवाद।